वेब ऑफ साइंस ने पिछले साल मुझे 2019 का हाईली साइटेड रिसर्चर डिक्लेयर किया है पाकिस्तान में से इकनॉमिक्स फील्ड के अंदर। और मेरी इन्हीं खिदमात को देखते हुए टर्किश गवर्नमेंट ने नवंबर 2019 में मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। मेरा जो कंट्रीब्यूशन था इन्वायरमेंटल इकनॉमिक्स में, मेरा जो कंट्रीब्यूशन था एनर्जी इकनॉमिक्स में और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं खिदमात को मज़ीद बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2019 को डोस्टियर यूनिवर्सिटी ने मुझे डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट डिक्लेयर किया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के झंडे को बुलंद कर रही हैं और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि माँ की दुआओं से मैं पाकिस्तान के झंडे को बुलंद से बुलंद करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। गाँव से शुरू करूँगा जहाँ से मिलकर मैंने मैट्रिक किया और बड़ी खुशी की और बड़ी तगदो की बात ये है कि मैंने जब अपना करियर शुरू किया था 6ठी क्लास से, तो भट्टी पोंगों से मैंने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मिलकर मैट्रिक जो है मैंने भट्टी पोंगों से मुकम्मल किया है। उसके बाद कुछ इस तरह से बात हुई कि मेरे को फाइनेंशियल सिचुएशन जो घर की जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरा ख्वाब ये था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आपको पता है जब मैट्रिक के फॉर्म शाम फिल किए जाते हैं तो बच्चे ऐसे ही मतलब कि जी मैं वकील बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो वक्त के साथ उनको पता चलता है कि वो उस वक्त इतना आसान कह देना जो होता है वो ज़िंदगी में आगे कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो कुछ नामुसाइद हालात की वजह से मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर मैंने वालिद साहब के साथ थोड़ी सी इक्वेशन मेरी सेट ना हो सकी एजुकेशन के मामले में, तो फिर मैंने गांव में एक एकेडमी शुरू की। उस एकेडमी को मैंने 7-8 साल चलाया। फिर मैंने गांव में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मैंने मैट्रिक किया, FA किया, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मैंने बैचलर किया, फिर BEd किया, मैंने MA इकनॉमिक्स किया। फिर लाहौर से नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने प्राइवेट MPhil किया, फिर वहीं से मैंने प्राइवेट PhD की। उसके बाद फिर इस तरह से हुआ कि मैं फ़्रांस चला गया मोंपली बिजनेस स्कूल में, जहाँ मैं आई वॉज अपॉइंटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो वहाँ से एसोसिएट प्रोफेसरशिप से पहले मैंने एक पोस्ट डॉक किया था जो PhD के बाद एक डिग्री होती है। आजकल पाकिस्तान में बड़ा शोशा है, हर PhD के लिए लाजम कर दिया गया कि पोस्ट डॉक करके वो आएँ। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर सोच रही है, चलो हमारे ग्रेजुएट जो हैं वो हाई से हाई एजुकेशन जो है वो हासिल करके पाकिस्तान आएँ। तो फिर मैंने एक पोस्ट डॉक जो स्पेन से किया, फिर एक पोस्ट डॉक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किया। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्वाब था जब मैं कभी मास्टर कर रहा था या PhD कर रहा था कि मैं काश को दिन आएगा कि मैं एटलीस्ट एक लेक्चर जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके दे सकूं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, माँ की दुआओं से अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसे रास्ते खोले मेरे लिए कि फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट डॉक भी किया और अब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शायद मैं को पहला पाकिस्तानी हूँ जो उनका सीनियर विजिटिंग रिसर्च फेलो भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड इकॉनमी में। तो अगर मोहम्मद की बात की जाए तो शायद ये पहला मोहम्मद है जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड इकॉनमी की वेबसाइट पे चले जाए। तो मोहम्मद शहबाज जो है वो पहला पाकिस्तानी है जो वहाँ पे तहकीक की सर्विसेज जो हैं वो इंजाम दे रहे हैं। हाँ जी, उसमें चूँकि अगर मेरे स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो मेरा जो रिसर्च वर्क है वो बेसिकली तो अप्लाइड इकोनॉमिस्ट हूँ मैं। तो इकनॉमिक्स के मेरा ख्याल है कि हर फील्ड में ही मैंने काम किया सिवाय पब्लिक फाइनेंस के। मुझे नहीं पता कि वो सब्जेक्ट जो है कैसे मेरी नज़रों से इग्नोर हो गया, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर भी। तो बेसिकली जो मेरा काम है वो एनर्जी इकनॉमिक्स के ऊपर है, एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स के ऊपर है, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ऊपर है, फिर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के ऊपर है। तो मॉनेटरी इकनॉमिक्स के ऊपर मैंने शुरू में काम किए थे, जो आज भी मतलब कि अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में मेरे जो गुरु थे, जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वो मेरे लिखे हुए पेपर पढ़ाते रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मेरे लिखे हुए पेपर जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क का हिस्सा बना के पढ़ाए जाते हैं। वो शायद मैंने भी काम इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जो काम था मेरे हाथों से करवाया है। उस तरह से देखा जाए तो मैं फ्रांस में फिर वही पहला पाकिस्तानी था जो वहाँ पे अपॉइंट हुआ था एज एसोसिएट प्रोफेसर। और मुझे अपॉइंट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल रिसर्च सेंटर तैयार किया था, बनाया था, जिसका नाम था सेंटर फॉर एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई वॉज द चेयर देयर। तो वहाँ मैंने 3 साल काम किया था एज अ चेयर। तो मैंने सितंबर 2016 में उनको ज्वाइन किया था एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो अल्लाह ताला की रहमत से ठीक 6 महीने बाद मैं फुल प्रोफेसर हो गया था फ्रांस में मोंपली बिजनेस स्कूल में। उसके बाद जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ पूरा हो गया तो उसके बाद फिर मैंने चाइना मूव किया। उससे पहले मैं चाइना मैंने विज़िट किया था नवंबर
18 में, ताकि मैं देखूं कि चाइनीज़ मार्केट जो है वो उसमें मैं कहीं ऑब्ज़र्व हो पाऊंगा कि नहीं। बल्कि यही एक्सरसाइज जो थी मैंने फ्रांस जाने से पहले भी की थी। फ्रांस मैंने पहले विजिट किया था स्कूल उनका, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऐसा करें कि आप मोंपली बिजनेस स्कूल विजिट करें, फैकल्टी से बातचीत करें, आप यहाँ का इन्वायरमेंट देखें, अगर आपको इन्वायरमेंट वो पसंद आ जाए तो आप हमारे यहाँ आगे काम कर सकते हैं। तो यही एक्सरसाइज जी थी लेटर ऑन मैंने चाइना में की थी। तो वहाँ जब मेरी बात उनसे हुई, जब मीटिंग थी, मतलब कि 6 लोग थे जिनमें एक डीन थे, बाकी जो 5 लोग थे वो एसोसिएट डीन थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ डिफरेंट किस्म के जो जाहिर सी बात है क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, आप हमें किस तरह का देख रहे हैं। तो मेरी जो उनसे बात हुई थी, मतलब कि उनको मैंने सिर्फ एक बड़ा छोटा सा जवाब दिया था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो मुझे रिसोर्सेज दे दें, बाकी काम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का मुझे बता दें कि आपके टारगेट्स ये हैं। तो उसमें यह था कि चाइना में उन्होंने मुझे टेन्योर्ड फुल प्रोफेसर रखा। वो मतलब आजकल HEC में भी हमारे यहाँ टेन्योर और नॉन टेन्योर्ड कुछ इस तरह की टर्म्स वगैरह के ऊपर काम हो रहा है। खैर, उसके बाद ये था कि जब मैंने चाइना ज्वाइन किया था जून 2019 में, तो उस वक्त जो रीपैक हमारी एक साइट है जिसको जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है, फिर उनका जो रिसर्च वर्क होता है वो भी उन जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए जो उस रीपैक के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब मैंने चाइना ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरी जो रैंकिंग थी चाइना में, आई वॉज नंबर 3। तो आज फरवरी है, तो मेरे ख्याल में अब अगर जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था तो अब मैं चाइना में नंबर 1 प्रोफेसर हूँ। पाकिस्तान में 2015 से लेके अब तक मेरी फर्स्ट पोजीशन है। दुनिया में वही रीपैक जो है, जो आपका क्लस्टर होता है, मतलब कि आपका जो आपके को-ऑथर्स होते हैं उनकी जो नेटवर्किंग है उसके मुताबिक दुनिया में मैं टॉप 10 में हूँ। वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर किया था, डेविड मैकेंजी ने 2015 में अपने एक ब्लॉग के अंदर, वो ब्लॉग आज भी वर्ल्ड बैंक की साइट के ऊपर है, जिसमें उसने दुनिया के जो डेवलपिंग इकॉनमीज थे उनमें से जो यंग रिसर्चर्स थे उनको उसने चूज़ किया था। तो उसकी उस रैंकिंग के मुताबिक मतलब कि मैं 5वें नंबर पर हूँ। फिर हमारे यहाँ चूँकि जो रिसर्चर हैं, ये प्रोफेसर ये इन चीज़ों को जानते हैं, साइटेशन वगैरह या आपका H इंडेक्स या I10 इंडेक्स जो है उसको देखा जाए तो उसके मुताबिक वेब ऑफ साइंस ने पिछले साल मुझे 2019 का हाईली साइटेड रिसर्चर डिक्लेयर किया है पाकिस्तान में से इकनॉमिक्स फील्ड के अंदर। और मेरी इन्हीं खिदमात को देखते हुए टर्किश गवर्नमेंट ने नवंबर 2019 में मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। मेरा जो कंट्रीब्यूशन था इन्वायरमेंटल इकनॉमिक्स में, मेरा जो कंट्रीब्यूशन था एनर्जी इकनॉमिक्स में और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं खिदमात को मज़ीद बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2019 को डोसियर यूनिवर्सिटी ने मुझे डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट डिक्लेयर किया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के झंडे को बुलंद कर रही हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि माँ की दुआओं से मैं पाकिस्तान के झंडे को बुलंद से बुलंद करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपकी पूरी माशियत जो है वो नज़रअंदाज हो रही है, शोभा तो कहीं दूर की बात है। आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आप ज़री मुल्क हैं आप, ठीक है जी। मुझे बताइए आपने ज़राअत में कितना काम किया? कोई काम नहीं किया आपने। ज़राअत बढ़ने के बजाय वो आपकी कम हो रही है। आप इस कदर टैक्स इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए कि जब किसी भी फसल की काश्त का टाइम होता है आप खादें महंगी कर देते हैं, तो जब वो फसल मिड में आई तो आप खादें सस्ती कर देते हैं और बाकायदा बड़ी हेडलाइन छापते हैं अखबार के अंदर, जो एंग्रो ने जो यूरिया की जो बोरी फी बोरी 160 रुपये कम कर दिए। मुझे बताएं उस मिड के अंदर किसान को क्या फ़ायदा हुआ आप खाद सस्ती करने का? आप उन दिनों में जब काश्त होती है, अब अभी तक आप देखें पेट्रोल सस्ता है, डीजल महंगा है। आप एक ज़री मुल्क हैं, इसका मतलब कि आप जो मेजर पॉपुलेशन आपका 60% जो देहात में रह रहा है उसमें से भी 90% डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लोग जो ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं। तो उधर आपने तेल महंगा कर दिया, आप अभी पेट्रोल सस्ता करके आप एलीट क्लास को फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये तो चीज़ें एक आम आदमी पढ़ बंदा उसको भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप देखें कि आप जो कह रहे हैं हम सनती मुल्क हैं, कौन सी सनत आपकी डेवलप कर रही है? आपकी ये थी टेक्सटाइल, वो सारे का सारा टेक्सटाइल आपका चला गया बांग्लादेश के अंदर और कंट्री में चला गया, कीनिया में चला गया। तो आप कौन सी सनत के ऊपर बात कर रहे हैं? और आज भी अब आप मतलब देखें ना, अभी जो कल की खबर लगी थी एक्सप्रेस के अंदर कि आपने तकरीबन गैस जो इतनी महंगी कर दी है, ठीक है जी। आज लोगों के उतनी वो गैस बल्कि आ नहीं रही, क्योंकि लोगों से महीने बाद बिल आ जाते हैं। तो अगर आम आदमी जो है उसके साथ ये हालत है, जो सनत है वहाँ जो गैस की प्रोविजन है उसको बिल इसी कदर ज़्यादा आएंगे। तो मुझे बताएं जब बिल आपकी इस कदर ज़्यादा आ रहा है तो उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका इजाफा हो रहा है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर है या आपका जो ताजर है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हाथों बड़ा परेशान है। तो जब तक गवर्नमेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए इक़दाम नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि सनत जो है वो भी आपकी तरक्की करेगी। दूसरी तरफ बात जाए सबसे सेक्टर के अंदर, सबसे सेक्टर में आप कहते हैं जी मैं एक नौजवान प्राइम मिनिस्टर हूँ,
और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास बड़े हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ हैंडसम जो है उसी को देकर गुजारा करें, खाना तो उन्होंने खाना नहीं है कोई भी। मुझे बताएं कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो 40 से 50% जो नौजवान लोग थे वो आपकी इकॉनमी का बैकबोन बन सकते थे अगर आप उनको तवज्जो से करते। मसलन आप देखें कि 1500 से 2500 आपका PhD फारग है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लाखों पैसा खर्च हुआ है, और ये इसी उम्मीद से उन्होंने पैसा खर्च किया था कि ये जो PhD है ये पाकिस्तान में आके काम करेगा। बल्कि HEC के टर्म है उस वक्त के मुताबिक ये टर्म ठीक नहीं थी, अब भी ये टर्म ठीक नहीं है कि जो बंदा बाहर से PhD करके आएगा वो पाकिस्तान के अंदर आके 5 साल जॉब करेगा। ठीक था, क्योंकि एक आदमी को आपने पहले ही जॉब सिक्योरिटी दे दी। अब वो जब PhD करके आ गए हैं, आपने बॉन्ड्स भी उनसे साइन करवाए थे, अब वो कम से कम वो शिक पूरी करें। देखें, अगर आपके पास लोकल मार्केट में उनको खपाने के लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इंडिया की तरह देखें। इंडिया का बहुत ज़्यादा PhD जो है मतलब कि वो बाहर साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है, वो कीनिया में काम कर रहा है, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। यही पढ़े लिखे लोग आपके बाहर जाएं, बाहर जाके जॉब करें, काम करेंगे और ये फॉरेन रिजर्व कमा के पाकिस्तान भेजें, क्योंकि आपको तो पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है। आपका रुपया जो है उसकी कदर के अंदर किस कदर फ्लक्चुएशंस है, तो वो भी सोर्स के ऊपर आपने काम नहीं तवज्जो से किया। फिर आप कहते हैं जी पूरी की पूरी जो है वो कौमी पैदावार सुकड़ रही है। उसके सुकड़ने की वजह यही है ना कि आप रियल टर्म में तो कुछ प्रोड्यूस बहुत कम कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें पता चल रहा है जो हमारा GDP इतने बिलियन, हमारा GDP इतने बिलियन इन नॉमिनल टर्म्स, नॉट इन रियल टर्म्स। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन? हाँ जी, सोल्यूशन इसका शॉर्ट ये है कि आपको माइक्रो लेवल के ऊपर आके काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, हम कहते हैं कि पहले एक सेक्टर को डेवलप करो आप, जब वो सेक्टर आपका डेवलप हो जाए तो फिर दूसरे सेक्टर को आप डेवलप करो, जब वो दोनों सेक्टर आपके डेवलप हो जाए तो फिर तीसरे सेक्टर की तरफ आप चले जाओ। और चाइना में अगर देखा जाए, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती के साथ हिमालय से भी ऊपर है, और हम कहते हैं जी वो शहद से मीठी है। शहद से मीठी अभी तक मैंने कोई चीज़ नहीं खाई कोई भी, शायद चाइना की दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है। तो आप चाइना से सबक क्यों नहीं हासिल करते? जो 2 साल बाद एक मुल्क आपसे आज़ाद हुआ और आपसे तकरीबन 200 साल वो आगे चला गया है। शहर डेवलप किया, उसका दूसरा शहर उसने डेवलप किया, फिर तीसरा शहर डेवलप किया, फिर चौथा शहर डेवलप किया, और शहरों को कनेक्ट किया उसने। तो हमारे तो अभी बहुत सारे शहर आपस में कनेक्ट ही नहीं है, कोई भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो मुझे पता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है बहुत ज़रूरी होती है। उसी के ऊपर ही हमने क्या किया, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके उससे पहले आपकी एजुकेशन आती है। अगर इस गवर्नमेंट का देखा, पिछली गवर्नमेंट में कुछ इस तरह से सिलसिला था उनका, इस गवर्नमेंट का देखा जाए तो जो जितने जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कट लगाया उन्होंने, तो सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया उन्होंने। और ये गवर्नमेंट तो आई इसी मतलब कि वो अलामिया के ऊपर थी कि हम आएंगे तो हम एजुकेशन को भी तरजीह देंगे, हम हेल्थ को भी तरजीह देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर भी तरजीह देंगे। अच्छा, कुछ बातें